नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जो कि जेल से बाहर आने के बाद से खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिशों में लगे हैं। बार बार जनता की अदालत में खुद को बेगुनाह बताते हैं और बीजेपी और केंद्र को गलत। आज भी उन्होंने जंतर मंतर पर जनता की अदालत में ऐसी ही कोशिश की, फिर कहा कि अगर मैं ईमानदार तो वोट देना। इसी कोशिश में वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक पहुंच गए। उन्होंने मोहन भागवत से बीजेपी और मोदी की नीतियों को लेकर के 5 सवाल पूछे हैं। उन सवालों में उन्होंने मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग वाले आरोप लगाते हुए उसके सही या गलत के बारे में पूछा। उसके बाद पूछा कि बीजेपी में भ्रष्टाचारियों के शामिल होने पर क्या वो सहमत हैं। उन्होंने पूछा कि उन्होंने कभी मोदी को गलत करने से रोका। ये सारे सवाल उन्होंने जो पूछे हैं वो मोहन भागवत से पूछे हैं, संघ प्रमुख से पूछे हैं। वहीं संघ को लेकर नड्डा के बयान पर क्या भागवत दुखी हुए। दरअसल जेपी नड्डा का एक बयान चुनाव से ठीक पहले सामने आया था कि बीजेपी आत्मनिर्भर हो चुकी है और जब आत्मनिर्भर होती है तो फिर संघ की मदद की जरूरत होती है या नहीं। इसी को लेकर के सवाल पूछा और अरविंद केजरीवाल ने जो 5वां सवाल पूछा है वो पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 75 वर्ष उम्र वाला वो नियम लागू होगा या नहीं जो पार्टी के दूसरे नेताओं पर, जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था उसमें लागू हुआ था, वो प्रधानमंत्री मोदी पर लागू होगा या नहीं। तो यहां सवाल जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है और सवालों के घेरे में बीजेपी और संघ को लाने की कोशिश की गई है। तो यह कहा जाए कि मोहन भागवत के बहाने केजरीवाल ने केंद्र से लेकर बीजेपी पर हर तरह के आरोप लगाए हैं। बीजेपी से केजरीवाल का लगातार जो है विरोध है राजनीतिक, और बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का ड्रामा है। कांग्रेस का यह कहना है कि 6 महीने के बाद तिहाड़ केजरीवाल का स्थायी निवास बन जाएगा और 10 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया जैसे आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल के आरोपों के मायने क्या हैं? क्या ये दिल्ली चुनाव की तैयारी है या फिर हरियाणा का रण भेदने का प्लान है? करेंगे हर आरोप पर चर्चा, लेकिन पहले समझिए कि आज बहस क्यों होने जा रही है, ये आपको बताते हैं। क्योंकि केजरीवाल ने भागवत से बीजेपी पर 5 सवाल पूछे हैं। बहस इसलिए होने जा रही है क्योंकि केजरीवाल ने भागवत के बहाने मोदी पर हमला किया है। बहस इसलिए है क्योंकि भागवत के बहाने बीजेपी को भ्रष्टाचार की समर्थक बताया गया है। इसके अलावा बहस इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल खुद को ईमानदार और आरोपों को गलत बताने में जुटे हैं। बहस इसलिए क्योंकि केजरीवाल की ईमानदारी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमला बोला है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। लालच देके, ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? जो व्यक्ति दागी हो, करप्ट हो, उसको जनता की अदालत लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी है? यह कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे। ये तो 5-6 महीने में परमानेंट प्रेसिडेंट होने वाले हैं। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ रामकृपाल सिंह जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कंचना यादव हैं जो कि आरजेडी की स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ ही हमारे साथ डीके दुबे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल आरपी सिंह जी, आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन खोजने की कोशिश की गई है बीजेपी वर्सेस आरएसएस की आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या कहेंगे?
नहीं, फॉल्ट लाइन तो उनको अपनी बतानी पड़ेगी, हमारी छोड़िए। जो अन्ना हजारे जी ने उनके बारे में कहा वह बता दें। अन्ना हजारे जी ने कहा कि मैंने उनको कहा था कि शराब बिल्कुल बायकॉट करेंगे, और इन्होंने हाँ किया था कि हम दिल्ली में शराब बंटने नहीं देंगे, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये शराब नीति ले आए, तो बंटने की बात तो बात है, पर ये तो शराब नीति ले आए। मैं आपको अभी वीडियो भेज रहे, देख लीजिए अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं। तो हम पर प्रश्न उठाने जगह अपनी बात करें। जिस व्यक्ति के कंधे पर ये पैर रखकर ऊपर चढ़े, राजनीति में आए, अपना जो भी आज इन्होंने अपना पैसा कमाया, जो भी इन्होंने सत्ता भोगी, सब उनके सिर पर चढ़कर करी, और आज उनको लेकर क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, और वो इनके बारे में क्या कहते हैं, तो समझ लीजिए। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हमारे जैसे संघ के साथ संबंध है वह सबको पता है, और हमारे संबंध सब ठीक है, जिसमें इशू नहीं है। परंतु भ्रष्टाचार की बात करें ना, ये मूल बात से तो भाग रहे हैं जो भ्रष्टाचार की बात है। मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर का एक लाइन पढ़कर सुना देता हूँ, उससे सारा मामला आपको स्पष्ट हो जाए कि कोर्ट ने क्या कहा था इनको लेकर। कि एक मिनट, ये एक सेकंड दे दीजिए। ये पेज नंबर 13 पैरा नंबर 19 आखिरी लाइन है, आखिरी से पहली लाइन है। वाज रीजनेबल सस्पिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन कमीशन। वो कह रहा है ये अभी का, ये पुराने कोर्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, जिसमें तो बहुत कुछ है, ये तो अभी के कोर्ट ऑर्डर में मामला है भ्रष्टाचार का। और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जरा इनके सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने क्या बयान दिए थे, जरा उसकी जानकारी दीजिए ना। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था, तब इन्होंने क्या क्या बयान दिए थे, क्या क्या कहा था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, सर्जिकल है क्या क्या नहीं बोला था। आरपी सिंह जी, इस पर जो है आपने जो सवाल खड़े किए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। रामकृपाल सिंह जी, आम आदमी पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। वो कुछ ऐसा ढूंढ कर लाते हैं जो कोई भी विरोधी पार्टी जो है वो ढूंढ कर नहीं ला सकती। इस बार उनके इस बयान को कैसे डिकोड करते हैं आप? निश्चित रूप से केजरीवाल जी, जैसा मैंने आपके चैनल पर उस दिन भी कहा था कि आपदा में अवसर वो तलाश रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि इमोशनल कार्ड एक दिया है कि मैं अगर ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना जी, और अगर नहीं हूं तो नहीं। लेकिन क्या होता है, आप यूँ समझ लीजिए चीज़ें बदल जाती हैं। अब काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन जनता ऐसा नहीं है कि सब कुछ भूल जाती है। तो आज उन्होंने जो जो बातें कही हैं, मैं उस पर बाद में जाऊंगा जी। बेसिक बात जो उन्होंने, ये तो मैं मानता हूं कि आने वाला इलेक्शन वन लाइन रेफरेंडम होगा कि केजरीवाल को दिल्ली चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक वैसे जैसे 2014 में मोदी के लिए हुआ था कि वेदर देश मोदी को चाहता है या नहीं चाहता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। जो कह रहे थे कि रेफरेंडम है एक तरफ से अग्नि परीक्षा है, लेकिन दिल्ली को लेकिन मैं यही की बात कह रहा हूँ। देखिए, लेकिन अभी जून महीने में ही, मई जून में लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप लोग दिल्ली की जनता से ही, कि अगर आप हमें जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो 7 सीटें दे दीजिए। दिल्ली की जनता ने सीटें एक भी नहीं दी जी। तो क्या उसका मतलब ये निकाला जाए? लेकिन उससे पहले एमसीडी में तो जितवाया नहीं, वो ठीक है। मैं ये दिल्ली की जनता तो 2014, 19, 24 हर जगह जो है सांसदों में बीजेपी को सपोर्ट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन तब केजरीवाल ने इसलिए नहीं वोट मांगा था, जेल और इसकी बात नहीं थी जी। इस बार उन्होंने लोकसभा में कहा कि अगर आप दिल्ली की जनता मुझको जेल से बाहर देखना चाहती है तो मुझे सीटें दे दे। ठीक है। दिल्ली की जनता ने एक भी सीट नहीं दी जी। तो क्या इसका अर्थ है लगाया जाए कि दिल्ली की जनता चाहती थी कि आप जेल में रहें? फिर वही करीब करीब दूसरी बार ये इन्होंने कहा है जी कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। ठीक है। कल को मान लीजिए कि अगर आप सरकार ये इलेक्शन हार जाती है, सपोज कर लीजिए, तो फिर क्या मानेंगे? कि आप उसे मानेंगे कि बेईमानी है, आपको बेईमान नहीं। मैं नहीं मानता हूं। इसलिए राजनीति में हार या जीत किसी की ईमानदारी और उसकी निष्ठा और बेईमानी नहीं होती है। हमारे साथ कंचना यादव जी भी हैं। कंचना जी, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो आप लोगों के साथ बड़ा ही उनके साथ जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहता है। कभी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो सपोर्ट करना पड़ता है, कभी बाहर हो जाते हैं तो विरोध करना पड़ता है। कांग्रेस तो विरोध कर रही है। आपका क्या स्टैंड है आज के उनके बयानों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि जो उन्होंने आज 5 सवाल पूछे हैं मोहन भागवत जी से, जो 5 सवाल उन्होंने दागे हैं, वो सवाल हम उस समय भी कर चुके थे जिस समय जब बीजेपी को सीटें कम आई, 240 ही आई और वो अपने 2 अलायंस पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रही। तब मोहन भागवत जी सामने आते हैं और बोलते हैं कि घमंड नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। ये बायोलॉजिकल वाला जो मोदी जी ने बोला था उस पर भी उन्होंने बोला, उन्होंने मणिपुर पर भी बोला। लेकिन हमारा सवाल तो तभी उनसे ये हो गया था कि मोहन भागवत जी तब तक क्यों चुप रहे जब तक बीजेपी फुल मेजॉरिटी पावर में थी। जब उनको
मनी, जब उनको पावर, जब उनको सब कुछ मिलता रहा और जगह जगह वो अपने ऑफिस आरएसएस के खोलते रहे, तब तो मोहन भागवत जी को समस्या नहीं हुई, तब तो मोहन भागवत जी कुछ नहीं बोल पाए। मणिपुर जलता रहा 1.5-2 साल से, तब तो मोहन भागवत जी कुछ नहीं बोले। लेकिन मोहन भागवत जी तब क्यों बोले जब बीजेपी की मेजोरिटी जो है वो कम हो गई, मेजोरिटी में नहीं आई वो। ठीक है, तो लेकिन ये तो 6 महीने बाद, मतलब 4-5 महीने बाद जो है इस मुद्दे को इस तरह से उठाना हरियाणा चुनाव से ठीक पहले, ये थोड़ा समझने की जरूरत होगी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। आदिल खान साहब जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। आदिल खान जी, आप थोड़ा देर से जुड़ पाए हैं बहस में, लेकिन यहां पर आरपी सिंह की ओर से सवाल ये उठाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचार की बात करें ना, यहां पर मोहन भागवत और इन सब तमाम मुद्दों को लाने की क्या जरूरत है। अदालत ने आपको जिस तरह से फटकार लगाई है, पूरी पावर खींच ली, इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर बात करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी, और आज अरविंद केजरीवाल जी ने वही सवाल तो पूछे हैं, तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में मिर्ची लगी हुई है। और सवाल बड़े साफ है, अरविंद केजरीवाल जी ने 5 सवाल पूछा है, और मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक एक बार फिर से वो सवाल को सुन लें। अरविंद जी ने कहा कि मोदी जी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर पार्टियों को तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या यह देश के लिए सही है? क्या यह जनता नहीं, सवाल हमने दोहरा दिए। आदिल खान साहब, इस पर हमने पैकेज बाकायदा चला दिया, हमने बाकायदा ग्राफिक्स में भी ये दिखा दिया है। सवाल ये है कि इस समय हरियाणा इलेक्शन से ठीक एंड समय पर और दिल्ली इलेक्शन से कुछ महीने पहले इस मुद्दे को उठाकर क्या साबित करना चाहती है आम आदमी पार्टी? चंदन भाई, मैं आपके दूसरे सवाल पे ही आ रहा हूं, जो अभी आपने आरपी सिंह जी का जिक्र किया। मोदी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी से, उनसे आपके भागवत जी से पूछा है कि मोदी जी ने देश के सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहां शामिल करा लिया। और तो और, जिसको मोदी जी ने कहा कि यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज जिसको बताया, उसको अपनी पार्टी में शामिल करा करके और कहीं का डिप्टी सीएम बना दिया। जिनको अमित शाह जी ने कहा कि ये वाटर स्कैम का घोटालेबाज है, इससे चक्की पिसवाएंगे, उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया। तो सवाल तो हमारे यही हैं, और ये हमारे सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। जानना चाहता है कि मोहन भागवत जी, ठीक है, आरपी सिंह जी काउंटर कीजिए सर, ये सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? जी, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। आदिल खान, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, अभिषेक मनु सिंघवी की फीस मैं दूंगा पूरी। स्वीकार है सर। जरा हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा लड़ लीजिए। सुनिए आदिल खान, सुनिए, आपको टोका नहीं, अच्छी बात है दोस्त, आप तो समझदार लोगों में से हैं। तो फीस मैं देता हूं, आप केस लड़िए, केस दीजिए तो सारे जिम्मे मेरे, अगर हार जाए तो डबल फीस दीजिएगा वापस। सर, आपके खिलाफ कोर्ट के स्ट्रक्चर्स मैंने भी पढ़कर सुनाए, कोर्ट के ऑर्डर में क्या कहा गया वो पढ़कर सुनाया। कोर्ट ने जमानत दी है कंडीशंस के साथ कि आप सरकारी दफ्तर जा नहीं सकते, फाइल देख नहीं सकते, कैबिनेट मीटिंग बुला नहीं सकते, ये कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए आप ज़्यादा मत बोलिए, आपके खिलाफ तो एक ने कई सारे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। अभी तो एक पर मुकदमा हुआ है, एक पे मुकदमे वाला मामला हुआ है, जल बोर्ड का घोटाला, डीटीसी का घोटाला, दिल्ली में स्कूल बनाने में जो घोटाला किया वो घोटाला, दिल्ली में जो आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले उसमें जो घोटाला, जो उसमें जो आपने फेक आपने जो जांच का घोटाला आपका, तो इसमें आपके खिलाफ तो बहुत सारे मामले हैं। और कहने से पहले 10 बार सोचिए। और उसमें अगर शर्त मेरी एक ही है कि अगर आपके पास, आप अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से हायर कर सकते हो, मैं तो अपने टैक्स के पैसे से। आदिल खान जवाब दीजिए, आदिल खान जवाब दीजिए। तो जवाब देखिए सिंह साहब, आरपी सिंह जी, ये मैंने थोड़े कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा घोटालेबाज हैं। ये तो इस देश के गृह मंत्री और आपके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह जी ने कहा था। तो आप शर्त तो उनसे लगाइए ना, मुझसे क्यों शर्त लगा रहे हैं? जहां तक बात अरविंद केजरीवाल जी की है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है, और जमानत देते वक्त उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर तमाचा मारा है, जिस तरीके से कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है, आपको तो शर्म आदिल खान जी, यहाँ सवाल ये उठा रहे विरोधी कि अगर ऐसा ही था तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? 30 सेकंड जी, उसी में साथ साथ जोड़ दीजिएगा कि इस्तीफा आखिर देने की जरूरत क्यों पड़ी, जनता की अदालत में जाने की जरूरत क्यों पड़ी?
बिल्कुल बता रहा हूं, आपके तो दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी के अधीन ये दोनों एजेंसी आती हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा। तोता तो शर्म तो आती होगी आपको, और पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप आदिल खान साहब, उपयोग करके आदिल खान साहब को तोड़ने का। अरे हरियाणा चुनाव में, दिल्ली चुनाव में इन मुद्दों पर जाएंगे क्या? हरियाणा चुनाव में, दिल्ली चुनाव में तो अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, तो जनता को तय करना है। भाई जी चंदन भाई, आपके दूसरे सवाल का जवाब ले लीजिए। देखिए अरविंद के ये लोग आज से नहीं, पिछले 2 साल से शोर मचा रहे हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल अगर जेल से इस्तीफा दे देते तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार नहीं है वहां एक मुख्यमंत्री को जेल भेजते, वहां सरकार गिराते। अरविंद केजरीवाल ये एक नया जेल में रहकर ये एक नया देश के लोकतंत्र की रक्षा की। ठीक है, डीके दुबे जी अपने ऊपर जो है जो सवाल उठे उन पर सवाल के जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने गेंद जो है आप लोगों के पाले में डाल दी है। बीजेपी और आरएसएस के बीच कहीं ना कहीं जो है यह सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब बिल्ली खिसियाती है तो खंबा नोचती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि संघ से प्रश्न पूछने का अधिकार अरविंद केजरीवाल जी को है क्या? संघ के शाखा में जाएं और शाखा में जाकर संघ के कार्यक्रम में जाएं, वहां जिज्ञासा समाधान होता है। पूजनीय सरसंघचालक एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं संतुष्टि पूर्वक। तो हमारे यहाँ की जो पद्धति संघ की है वो सीधी सीधी है, वो पब्लिक स्टेटमेंट नहीं होता वो, और जिस किसी को भी प्रश्न पूछना होता है। अच्छा, इस समय जो सवाल उठाए गए इसका मकसद क्या देखते हैं आप? नहीं, इसका मकसद कुछ है नहीं। इसका मकसद तो अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ है नहीं ना, तो करे जवाब क्या दें और सवाल करे क्या? तो उनको जवाब पूछने चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। आरपी सिंह जी बैठे हैं, उनसे प्रश्न पूछें, जितने मर्जी हो वो सब जवाब देंगे। संघ से प्रश्न पूछने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनके पास अब बीजेपी से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, तो उन्होंने लगा कि एक काम करो, प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं तो हो सकता कुछ काम हो जाए। तो प्लेटफॉर्म बदलकर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो अभी आदिल खान साहब ने कही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय किसी भी आरोप से बरी नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2 जजेस ने डिफर्ड ऑर्डर किया। डिफर्ड ऑर्डर से मतलब एक ने कहा कि जेल के अंदर से सीबीआई की गिरफ्तारी, ठीक है। सवाल यहां पर ये नहीं गलत और सही, सवाल ये था कि जेल के अंदर से सीबीआई की गिरफ्तारी क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो एक ने कहा हो सकती है, दूसरे ने कहा नहीं हो सकती है। अब इस बात को ये कहा जाए कि नहीं साहब वो सीबीआई गिरफ्तारी ही गलत कर रही है, ठीक है, तकनीकी आधार पर, ठीक है, तकनीकी आधार पर। आदिल खान साहब जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कोई संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बैठा होता, उनका जानकार बैठा होता, तो मैं उस पर जरूर जवाब देगा। लेकिन दुबे जी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, हो सकता है इनको संघ के बारे में जानकारी नहीं है। हम तो बड़े सम्मान के साथ आदरणीय मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछ रहे हैं, और चूंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मार्ग संस्था है, उसकी मां है, तो भारतीय जनता पार्टी की मां से 5 सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई आरएसएस का कार्यकर्ता, आरएसएस का कोई पदाधिकारी चैनल पर बैठा होता तो निश्चित तौर पर वो जवाब देता। और चूंकि एक मिनट रुक, सुन लीजिए सर, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक बैठा रखे, तो मैं तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के माननीय नहीं, आदिल खान साहब, सवाल ये है ना कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, क्या वो इस मुद्दे पर लड़ेगी कि भाई आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते कैसे हैं, या फिर इन मुद्दों पर लड़ेगी कि भाई आपने क्या काम किया है, आपके पास क्या विजन है? देखिए, ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह मुद्दा आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है आरएसएस से। ये मोहन भागवत जी से पूरा देश सवाल पूछ रहा है, और ये 5 सवाल का जवाब हम पूरा देश जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि आरपी सिंह जी पूरा देश सवाल जो है पूछना चाहता है आरएसएस से, कैसे पूछे, जवाब दीजिए भाई। अरविंद केजरीवाल पूरे देश के ठेकेदार हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो एक बेल पे आए हुए मुलजिम है, बेल पे भी बाहर आए हैं, परंतु एक आपको आदिल भाई समझदार हो आप यार, आप तो आम आदमी पार्टी में कुछ अच्छे लोगों में, समझदार लोगों में से, आप ऐसा मत करो प्लीज। मैं आपको टोकन में आपको 10 बार टोक सकता था और आपसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, आप ये समझते हैं, परंतु अच्छी बात है, आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो। मैं ये कुछ अन्ना हजारे जी का स्टेटमेंट सुना रहा हूँ। जो मेरे साथ काम करता था, ठीक है, मुद्दे पर अपनी बात रखिएगा। आरपी सिंह जी अपनी बात रखिए। नहीं, मुद्दा ये है कि कौन लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके सिर पे ये चढ़कर आए, वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, अन्ना हजारे कह रहे हैं,
और ये अन्ना हजारे जी को भिगो कर गोलियां मारते हैं, गालियां देते हैं, सॉरी। और कौन कह रहे हैं? जिन्होंने जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उस पर प्रश्न उठाए, का सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये संघ की बात करते हैं। कभी आदिल भाई नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि शाखा जाकर जाएंगे तो समझ लग जाएगा संघ क्या है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो शायद जाया भी करते थे, रामकृपाल जी शायद संघ में जाया भी करते थे अरविंद केजरीवाल। नहीं, खैर मुझे पता नहीं है कि जाते थे कि नहीं जाते थे। मैं एक बात कह रहा हूँ, आदिल भाई अभी कह रहे थे कि आज जो अरविंद जी ने कहा है कि ये सब लोग करप्ट हैं और फलाना है, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ज़रा 2012 का वो सीन याद कर लीजिए। मैं था वहाँ बहुत करीब से। तब क्या था, अन्ना हजारे के मंच पर बीजेपी के समर्थक बैठ सकते थे या आप पार्टी के। 2011 था आई थिंक, 2011-12 वही मैंने कहा। बाकी वहाँ से कौन कौन किसको किसको भ्रष्ट केजरीवाल जी ने कहा था? शरद पवार, मुलायम सिंह, लालू यादव, सोनिया गांधी। कांग्रेस में तो महाभ्रष्ट कहा था, वो पूरी लड़ाई ही शुरू हुई थी जी। तो जब आप कह रहे हैं कि वहाँ आज बीजेपी में कुछ भ्रष्ट चले गए हैं, तो जिनको आपने भ्रष्ट कहा था, आप तो उनके साथ मिलकर अभी दिल्ली में इलेक्शन लड़े हैं जी। तो देखिए, जनता ये सब चीज़ें जानती है। दूसरी बात, केजरीवाल के 10 साल के कैरियर में 2 सवाल उठे हैं जी, जो स्वाभाविक रूप से जो है सबके मन में शंका पैदा करते हैं। पहला ये था कि जो ये कहते थे कि मैं छोटी जगह पे रहूँगा, गांधी जी की तरह कि मैं एक कमरे का मकान लूँगा, जो भी कहे। जब 48 या 54 करोड़ का उनका शीश महल की बात आई तो जनता के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आया कि ये है क्या हकीकत। इस पर आज तक केजरीवाल ने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरा, शराब नीति आज से नहीं, और शराब नीति याद कीजिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया था। अजय माकन ने बाकायदा लिखित रूप से इसकी शिकायत की थी और इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन आज तक, अब आप बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन पूरे शराब घोटाले की मामले पर कभी भी आपने कोई बात नहीं की है। ठीक है, खुद खुल करके आप बताइए ना क्या चीज है। वो तो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की तरफ से जो है गलत कदम ये उठाया जा रहा है, गलत फेक केस उसमें डाला गया है, सीधे तो उसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। कंचना जी, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, 2012 वाले अरविंद केजरीवाल सही थे, 2024 वाले अरविंद केजरीवाल सही हैं? देखिए, 2012 और 2024 की हम बात करेंगे क्योंकि रामकृपाल जी बोल रहे हैं तो हमें मोदी जी को भी नहीं भूलना चाहिए। वो महाराष्ट्र जाते हैं तो नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी को बताते हैं और कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बंगाल जाते हैं तो टीएमसी सबसे भ्रष्ट हो जाती है, बिहार आते हैं तो आरजेडी सबसे भ्रष्ट हो जाती है, यूपी जाते हैं तो सपा सबसे भ्रष्ट हो जाती है। तो ये तो मोदी जी ने इन्वेंट किया है और उनको दाद देनी चाहिए, इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां की पार्टी को सबसे भ्रष्ट कर पाते, रैंक भी नहीं कर पाते हैं कि कौन सबसे भ्रष्ट है, कौन सेकंड नंबर का भ्रष्ट है, कौन थर्ड नंबर का भ्रष्ट है। और कईयों का उसमें जो वो आरोप लगाते हैं अपने में शामिल कर लेते हैं तो वो भ्रष्ट वाले लिस्ट से गायब हो जाता है। कंचना जी देखिए, ऐसे तो जो है ना, पार्टी और व्यक्ति में फर्क होता है। व्यक्ति कहा था केजरीवाल जी ने, पार्टी पर मैं नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा था लालू महाभ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह का नाम लिया था, शरद पवार का नाम लिया था, सोनिया गांधी का नाम लिया था, शीला दीक्षित का नाम लिया था और बाकायदा कहा था सोनिया को गिरफ्तार करो। याद होगा आपको। मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, पार्टी तो एक लालू यादव जी के बारे में, लालू जी के बारे में काफी आरोप लगाए थे। बिल्कुल नहीं, रामकृपाल जी हमें पूरा याद है और सब कुछ याद है। पार्टी और व्यक्ति दोनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं छोड़ते। जहां जाते हैं अगर उनके में नहीं है, एनडीए में नहीं है, उनके में नहीं शामिल हो रहा है तो उन पर मुंह खोलकर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। मतलब एक गलती कर रहा है तो दूसरे को गलती करने का हक है। लेकिन कंचना जी हमारे सिंबल लालटेन तक को नहीं छोड़ा था। नहीं, उस तरीके से देखा जाए तो फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच जितने आरोप लगते हैं जब अलग होते हैं और जब साथ में आते रहते हैं, वहां भी यही होता है कि आरोप लगाते हैं जब विरोध में होते हैं, जब साथ में आते हैं तो फिर जो है भाई चाचा भतीजा हो जाते हैं। ये तो राजनीति की ये जो है परंपरा एक से बन सी गई है। नहीं, ये जदयू करती है, ये बीजेपी करती है। हमने ऐसा कोई पेट में दांत वाला डायलॉग लालू जी का बहुत फेमस है। नहीं, पेट में दांत वाला नीतीश जी के लालू जी का वाला डायलॉग बहुत फेमस है। होता है पेट में दांत होना मतलब बिहेवियर का होता है कि 2 साइड आप चलते हो, 4 ऑप्शन रखकर आप चलते हो, उसको भी कहते हैं पेट में दांत होना। जब आप एक तरफ हो और दूसरी तरफ पलटू चाचा दूसरा डायलॉग। जी भ्रष्टाचार का आरोप है क्या पलटू चाचा? पलटू चाचा मतलब भ्रष्टाचार
लेकिन नीतीश जी तो लगाते रहे हैं ना, नहीं नीतीश जी लगाते रहे हैं, ठीक है चंदन जी, पलटू चाचा का नहीं, नीतीश जी तो लगाते रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाते रहे, लेकिन बाद में फिर ये हो जाता है। राजनीति में ये तो देखते रहे हम लोग कि भाई जब विरोध में होते हैं तो एक के बाद एक आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर साथ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आदिल खान साहब, जो बातें कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अब वो डेस्परेट हैं। कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले रामकृपाल जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था जनता से कि भाई अगर मुझे चाहते हो कि जेल के पीछे ना जाऊं तो वोट देना, जनता ने तो खिलाफ वोट कर दिया। देखिए अभी बहुत सारी पुरानी बातें आप लोग कर रहे थे। अरे 4 जून की बात है भाई, सवाल का जवाब दूं, थोड़ा मैं भी वो बात कर। अरे सुन लो, सुन लीजिए सरकार, मैं नहीं बोला था आपके बीच में, थोड़ा धैर्य रखिए, आप वरिष्ठ हैं। मोहन भागवत जी ये मानते हैं कि, और आप सब लोग मानते हैं कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है। अभी जेपी नड्डा जी ने जब कहा कि अब उनको आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, तो मोहन भागवत जी से और पूरे आरएसएस से सवाल पूछना बनता है कि उनके दिल पर क्या गुजरी थी। दूसरा, यह तय किया गया था कि 75 साल के बाद अब कोई सारे नेता रिटायर हो जाएंगे। मुरली मनोहर जोशी जी को आपने रिटायर कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, तो भैया इतना प्यार क्यों है, इतना प्यार क्यों है? दूसरी चीज, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अजीत पवार को भ्रष्टाचारी किसने बताया था भाई? अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था या आपके नेता? दिल्ली के चुनाव में अजीत पवार मुद्दा बनेंगे या अरविंद केजरीवाल मुद्दा रहेंगे? हेमंत नहीं, देखिए दिल्ली के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली के चुनाव में सर जून का महीना था, जून का महीना जो रिजल्ट आया था उससे ठीक पहले अरविंद जी ने जो बात कही थी कि भाई अगर चाहते हो कि जेल ना जाएं तो मुझे पक्ष में वोट करना। दिल्ली की जनता ने तो खिलाफ वोट किया। यहां ये सवाल उठा रहे हैं आपके विरोधी। दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने साफ कर दिया कि ये गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की फर्जी थी, ये मुकदमा झूठा था। और तो और कैसे कहता रहा खान साहब कि माननीय सुप्रीम खान साहब थोड़ा सा फैक्चुअली जो है करेक्ट करना चाहूंगा आपको कि नहीं खान साहब यहां फैक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि उसमें शर्तें तो बड़ी कड़ी लगाई गई हैं। 10-10 लाख के मुचलके पर भी किया गया है। इन सब के बीच आरपी सिंह जी जवाब दीजिए इस पर कि भाई पूरा अरविंद केजरीवाल को पाक साफ मान करके छोड़ा गया आम आदमी पार्टी का दावा है। 30 सेकंड जी। अरे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट जमानत ही तो देगी। नहीं जमानत तो नहीं, देखिए अब यहाँ पर तो केस समझ में आएगा तो जमानत तो मिल गई ना। नहीं जमानत मिलना दोषमुक्त होना कैसे हो सकता है? राजनीति से आदिल खान साहब जमानत मिलना दोषमुक्त होना कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता, पर आरोप लगा के दोषी होना कैसे हो सकता? नहीं तो अगर दोषमुक्त माना जाता तो शर्तें क्यों लगाई जाती? एजेंसियों वो दोषी कैसे हो सकते हैं? दोषी कौन कह रहा है भाई? देखिए यहाँ पर जो है मैं तो आपसे ही कह रहा हूं। ठीक है, ये बात कंचना जी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं एक उदाहरण में देना चाहूंगा कि लालू जी जो है उनके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था तो भी उनको बीच बीच में जमानत मिल जाया करती थी। बाद में उनके ऊपर जो है दोष साबित हुए थे, उनको सजा हुई थी, वो एक अलग मसला है। इसको एक के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा। इन सब के बीच आरपी सिंह जी जवाब दीजिए आप जो आदिल खान ने बातें कही है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें। जी मुझे लगा आदिल बीच में बोल रहे थे इसलिए बोल रहे जी। मैंने बताया कि कोर्ट के पेज नंबर 13 पैरा नंबर 19 पे बड़ा स्पष्ट से लिखा कि प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ आरोप है, तभी तो बेल की नहीं तो सारा मुकदमा खारिज कर देते। वो सारा का सारा जो मामला था सीबीआई की चार्जशीट कूड़े की टोकरी में फेंकते, भैया को जी हमने आपको छोड़ दिया। सच ये है कि भ्रष्टाचार का मामला है, अब उससे ये बचने के लिए जो मर्जी करें जैसे मर्जी करें। तो मैं कुछ मूल प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने दिल्ली में पानी को लेकर तराई थी, आपने दिखाई थी दिल्ली की हालत कैसी है ना। टैंकर को के पीछे लोग भाग रहे हैं, टैंकर को लेकर लोगों में आपस में चक्कूबाजी हो रही है, पानी को लेकर किस प्रकार से दिल्ली से। उसके बाद सीवेज को लेकर दिल्ली में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से 3 बच्चे की मृत्यु हो गई जो IAS की तैयारी करने थे। एक बच्चा ऐसा था जिसको बिजली का करंट लग गया ओपन ड्रेन के चलते हुए। तो हमने सबने देखा दिल्ली की व्यवस्था कैसे है। जरा दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था देख लें जरा। अभी चीफ जस्टिस जो मनमोहन है उनके अप्रैल के महीने का कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए। उनका दिल्ली की स्कूल व्यवस्था तार हो गई है। छप्पड़ मतलब टीन के उसमें स्कूल चल रहे हैं, 120 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। और तो छोड़िए 9वीं और 11वीं के हर साल 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता है हर साल। क्यों होता है? क्योंकि इनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करना होता है और उन्हें एक लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। आदिल खान साहब ये वैलिड पॉइंट है। जब आप जाएंगे रिपोर्ट कार्ड लेकर के तो बात दिल्ली की करेंगे ना। बीजेपी और आरएसएस के बीच क्या चल रहा है, ये मुद्दा दिल्ली वालों के लिए किस तरह से मौजूद होगा?
देखिए, निश्चित तौर पर हम दिल्ली वालों की बात को दिल्ली में लेकर जाएंगे। और यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन पहले बिजली के दाम बढ़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस देश की पहली और इकलौती सरकार है जहां 24 घंटे और फ्री बिजली मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस देश के अंदर दिल्ली में साफ पानी पीने के लिए देती है। शिक्षा मॉडल हमारा नहीं आदिल खान साहब, इसका तो बतौर पत्रकार में काउंटर करूंगा सर। आदिल खान साहब, इस पर तो जो है मैं फैक्ट बता सकता हूं कि हमने खबर तो चलाई थी, टैंकर्स जो है उससे जो है दिक्कत हो रही थी, ये खबर तो हमने चलाई थी, आपने भी देखा होगा। अभी मैं सिर्फ फैक्ट के तौर पर कहूंगा, कर लीजिएगा मेरा जवाब। अब मेरा जवाब लीजिए पहले, आप काउंटर कर लीजिएगा। आप बैठे नहीं, मैं बस उसमें ये कह रहा हूं कि ये समस्या दिल्ली में पीने की पानी की बहुत भयंकर हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती हैं तो अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल देखने जाती हैं। 30 साल आपने सरकार चलाई है गुजरात में, 10 साल आप प्रधानमंत्री दिल्ली के चीफ जस्टिस का ऑर्डर पढ़ लो। टेंट का स्कूल, 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं में ड्रॉप आउट क्यों कराते हो? 1 लाख बच्चे के भविष्य के साथ खेल क्यों करते हो आप? उनको स्कूल में जाने के लिए क्यों धक्का मारते हो? अगर आपके स्कूल इतने अच्छे हैं तो, अगर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है, हर साल पिछले कुछ सालों से 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं के बाद ड्रॉप आउट क्यों होता है? आपके मोहल्ला क्लिनिक की दवाई लेकर लोगों की मृत्यु होती है। आपके मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से लोगों की मृत्यु कैसे होगी बता दीजिए। दिल्ली पिछले 8 साल से पोल्यूशन से तंग है, आपने क्या एक्शन लिया? दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर आपका क्या एक्शन है बता दीजिए। दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं, दिल्ली की सड़कों में खड्डे युक्त हैं, बताइए आपका क्या एक्शन है? दिल्ली में पीने को पानी नहीं, बिजली के दाम अभी आपने 8.5% अभी हाल में 1.5 महीना पहले बढ़ाया आपने 8.5%। 30 साल। नहीं आदिल खान साहब, स्कूल चला रहे हो। आदिल खान साहब, देखिए अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ करके आरोप पर आरोप लगाया जाना, मेरा सीधा सवाल ये था। नहीं आदिल खान साहब, जनता आपको नकार देगी। नहीं, दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली के मुद्दों की बात होगी ना, करा लीजिए ना चुनाव अभी। नहीं आपके हिसाब से तो भाई अगर गुजरात की जनता जो है। मेरा चैलेंज स्वीकार करो आदिल खान, मेरा चैलेंज स्वीकार। आप अभी कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, अभी कहिए हम चुनाव कराएंगे, हम तैयार हैं। अरे हम आप भाग जाओगे, हिम्मत करिए, कहिए अतीशी को कैबिनेट मीटिंग बुलाए और कहे कि मैं विधानसभा भंग कर रही हूँ, चुनाव कराने जा रही हूँ। आपके अंदर हिम्मत है तो आपके अंदर हिम्मत है, आप एक 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात करते हो, आपके अंदर हिम्मत है। आदिल खान पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखों की तरह बात करो। अरे पढ़े लिखे को बोला कैबिनेट में विधानसभा भंग करे और चुनाव कराए। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, 3 राज्य के चुनाव करा के भाग जाते हो आप हर बार करा के दिखाओ। अरे मूल बात पे आओ, हिम्मत पे आओ। दाम क्यों बढ़ाया आपने? आदिल खान साहब, एक सिंपल सवाल मैंने पूछा था कि दिल्ली के मुद्दों पर बात करते हो, नहीं दिल्ली के मुद्दों पर हिसाब देंगे ना अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के लिए पिछले 10 साल में क्या किया। भले उनको अभी नॉस्टैल्जिया हो रहा हो कि 2011 में भी वो यहां पर आए थे और वहां से ही उनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पिछले 10 साल में तमाम तरह के आरोप लगे। 2011 के जो वादे रहे थे, जो दावे रहे थे, वो तो कहीं ना कहीं उनको तार-तार हुआ था। ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, तमाम तरह की बातें अभी भी जहन में ताजा हैं। 2011 में हम लोग भी गए थे वहां पर धरना स्थल पर। वाईफाई फ्री हो गया सारी दिल्ली के अंदर। अगर काम की बात की जाए, अरे यार इनको चुप करा लो। अरे सिंह साहब ठीक है, खान साहब ठीक है, आप मैंने जो सवाल पूछा उसका रिस्पॉन्ड कीजिए ना। देखिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर विकास के कामों के नाम पर चुनाव होगा। आज दिल्ली के अंदर फ्री बिजली 24 घंटे। आदिल खान वाईफाई फ्री हो गया दिल्ली के अंदर, वादा किया था। अरे चुप हो जाओ चाचा, बता रहा हूं कैपिटल है। अरे चुप हो जाइए आप, पहले बताइए बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की किल्लत है, दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो करते हैं, दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं, जवाब दे दीजिए ना एक का। महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। अरे क्या बात कर रहे हो आप क्या बात करते हैं? दिल्ली के अंदर जो विकास कर 5000 बसें हैं सारी मिलाकर दिल्ली के अंदर, आपके शोर मचाने से 1700 बसें मोदी जी ने दी आपको, नहीं हो सकता। मिलाकर 5000 बसें, 15000 बसें चाहिए दिल्ली के अंदर। प्रदेश में दे दो ना, आप फ्री कर बसें दोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हरियाणा में दे देते, बसें तो बढ़ाई नहीं आपने दिल्ली के अंदर। मोदी जी बस हरियाणा में क्यों नहीं दे देते?
आपके मोदी जी हरियाणा में मैं बस कह रहा क्यों हूं नहीं आपने देते? बढ़ाई, उत्तर प्रदेश आपने में बसें बस फ्री क्यों करी नहीं ना, देते? अरे तो बसें तो क्रेडिट दो। चोर का काम आप बस लोग तो है नहीं। क्रेडिट लेते हो, कुल मिलाकर 5,000 बसें, कुल मिलाकर ठीक है। 5,000 बसें, सचना से ठीक है। कुछ बचे क्रेडिट बसें चोर हो, मोदी जी क्रेडिट की दी हुई चोर है, ठीक है। छोटी वाली बसें। अरविंद ठीक है। केजरीवाल के कामों के ठीक है। क्रेडिट चोर डीके हो। दुबे साहब, क्रेडिट दुबे साहब बहुत चोर धैर्य हो, के साथ जो मोदी बहस में सारी ये क्रेडिट चीजें सुन रहे हैं। दुबे साहब, इस स्टेप को किस तरह से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जो है नैरेटिव गढ़ने में माहिर माने जाते रहे हैं, इस कदम को किस तरह से देखते हैं आप? भाई ये कदम नहीं, ये तो आप ये देखिए कि बच्चों की कसम जिस व्यक्ति ने खा ली हो उसके बाद रह क्या जाता है, कहने को कुछ रहता है क्या? जो व्यक्ति जिस प्रकार की बात करके आया हो उसका ही पलट उल्टा करे तो क्या रह जाता है? मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के लायक तो बचे नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से बेल दी थी और रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, तो अब वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी भयंकर उनके खिलाफ आ गई है तो उससे पार कैसे पाएं। तो उसके लिए दूसरे पर आक्षेप लगाना बहुत आसान काम होता है, सो वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात अभी कही थी, वो आदिल जी को जवाब देना चाहिए। संघ के सरसंघ चालक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। हमारे कार्यक्रमों में जिज्ञासा समाधान के लिए बैठकें होती हैं। अरविंद केजरीवाल के पास अगर कोई प्रश्न है तो उनको उन बैठकों में जाना चाहिए और उनमें प्रश्न भरपूर पूछे, एक प्रश्न का जवाब देते हैं। लेकिन ये जो चंदू चौकड़ी टाइप का प्रश्न पूछ दिया ना कहीं खड़े होकर, ये सरसंघ चालक ऐसे जवाब नहीं देते। आपने कभी सुना नहीं होगा पिछले 100 वर्षों में किसी बात के इस प्रकार के खड़े उस पर जवाब दिए गए हों। ठीक है। कंचना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा क्या आगे विधानसभाओं का, कि प्रधानमंत्री जो है भाई 75 साल में रिटायर होंगे या नहीं होंगे, ये मुद्दा होगा, या फिर जो वहां के लोकल मुद्दे हैं राज्यों के उनको उठाया जाएगा? तो ये तो चालू किया है मोदी जी ने ही। पटनायक साहब को जाकर उड़ीसा में उनके हेल्थ को लेकर है ना बातें करना, वो ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा कि किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से उनके हेल्थ को लेकर जलील किया हो और प्रचार किया हो। और वो रूल तो उन्होंने ही बनाया है 75 साल, हमने तो आरजेडी ने तो बनाकर दिया नहीं है ये आरएसएस को चलाने के लिए। और डीके जी जो बार बार कह रहे सर संचालक जो मोहन भागवत जी कोई भगवान नहीं है जो उनके यहाँ जाए उनके उसमें कोई बैठे और उनसे जी प्रभु जी ये हमारा सवाल है और आप जवाब दीजिए। वो एक पॉलिटिकल पर्सन है। पॉलिटिकल पर्सन मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं आरएसएस को बीजेपी से अलग नहीं देखती हूँ। पूरे चुनाव में आरएसएस के लोग चुनाव प्रचार करते हैं और बीजेपी की सरकार बनाते हैं। वो कोई सांस्कृतिक मंच नहीं है। आरएसएस एक पॉलिटिकल मंच है जो बीजेपी की मंच है। मैं उसको इतना मानती हूँ। तो कोई भगवान नहीं है जो उनके यहाँ जाए और ताली बजाए जय श्री कृष्णा और हमारे सवाल का जवाब दे। तो उनको गॉड बनाने की कोशिश मत करिए। गॉड यहाँ पर कोई नहीं है जी। तो उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। डीके दुबे जी रिस्पॉन्ड कीजिए कंचना जी को। देखिए ऐसा है, ये जो कह रही हैं कि संघ, ऐसा नहीं है। संघ के पहले सरसंघ चालक ने यह तय किया था कि संघ पॉलिटिक्स नहीं करेगा। यहां तक कि जब संघ पर प्रतिबंध नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया तब भी ये शर्त रखी गई थी कि आप पॉलिटिकल पार्टी बन जाइए। तब भी संघ ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, स्वयंसेवक अगर कुछ करना चाहें तो हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन डीके दुबे जी, वो तो ओपन सीक्रेट है कि भाई बीजेपी और संघ के बीच क्या संबंध है, वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आप सुनिए, इसको सुन लीजिए। अभी 4 साल पहले 5 साल पहले विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ और यही प्रश्न किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर बीजेपी वाले हमसे संगठन के लिए लोग मांगते हैं तो आप भी मांगिए, हम आपको भी, आप मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी आरजेडी कांग्रेस को चाहिए तो संघ अपने लोग देगा, आप करिए राष्ट्र का काम। लेकिन हमारा विषय एक है कि राष्ट्र प्रथम, जो राष्ट्र पर काम करेगा हमारा। ठीक है। राम कृपाल जी, संघ का मुद्दा इस वक्त उठाना, मोहन भागवत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना लगाना, ये आखिर रणनीति क्या दिखती है? क्या हरियाणा चुनाव में इसका कोई असर पड़ सकता है? क्या दिल्ली चुनाव में इसका कोई असर पड़ सकता है? क्या बीजेपी काडर के बीच में कोई कहीं ना कहीं शंका हो सकती है? आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या लगती है? देखिए, ये जैसा मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि संघ और बीजेपी का रिश्ता जो रहा है वो आज से नहीं है, अटूट है। कुछ भी आप उसको देखते जाइए, एक आइडियोलॉग है जी और एक इम्प्लीमेंटर है। ठीक है, हमेशा आप समझ लीजिए, एक जो आइडियोलॉग होता है, कार्ल मार्क्स आइडियोलॉग थे, लेनिन इम्प्लीमेंटर थे। बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस जो है वो एक जिसको कहते हैं कि एक वैचारिक वो है। ठीक है, वो तो पता है। नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये अब उन्होंने क्यों किया, इससे कुछ नहीं होने वाला है जी। बेसिकली क्या है कि मुझको ऐसा लग रहा है और हो सकता है केजरीवाल जी
आज वो जिस तरह से घिरे हुए हैं जी। और लोकसभा में जिस तरह से शौक लगा है उनको ठीक है कि अपनी प्रतिष्ठा को उन्होंने कह दिया कि अगर आप दिल्ली की जनता मुझको जेल से बाहर चाहते हैं तो दीजिए सीटें। एक सीट भी नहीं मिली। ठीक है, इसी पर एक क्लोजिंग कमेंट आदिल खान से लेते हुए मैं सब बहस के समापन की ओर बढ़ूंगा। आदिल खान साहब, यही बात है जो कही जा रही है कि भाई डेस्परेट अटेम्प्ट है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका इमोशनल कार्ड तो नहीं चला, अब उन्होंने घर छोड़ने का, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का, तमाम चीजों का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं लास्ट रिजॉर्ट है उनका। राम कृपाल जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत करीबी रिश्ता है, एक दूसरे का माँ बेटे का रिश्ता है। वही बात तो अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि जे अटूट है, मातृ संस्था है, सबको पता है। वही बात अरविंद केजरीवाल जी ने आज पूछी कि भाई साहब जेपी नड्डा जी ने कहा कि अब इस अटूट रिश्ते मैं सवाल की वजह समझना चाह रहा हूं। घर की बात आदिल खान साहब, नहीं आदिल खान साहब, घर क्या होता है? नहीं, यहाँ सवाल ये है कि ये मुद्दा जनता के हित से कैसे जुड़ा हुआ है, ये दिल्ली की जनता से कैसे जुड़ा हुआ है, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, क्यों उठाया गया ये मुद्दा जनता के हित से इसकी रेलेवेंस क्या है, कैसे आरएसएस कुछ कहता है तो इसी पर इलेक्शन लड़ लीजिए। भारतीय जनता ईमानदारी, और अभी तो आप कह रहे हैं कि ईमानदार हूं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अरे भ्रष्टा, अरे नहीं ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषण मुद्दा बना दीजिए इसको। हाँ सुन लीजिए, देखिए मुद्दा नहीं है, मैं तो जो आप कह रहे हैं उसी का जवाब मांग रहा हूं कि भाई जेपी नड्डा जी ने खड़े होकर खान साहब कोई इसमें जो है कोई सॉलिड तर्क इसमें नहीं आया कि आखिरकार इस मुद्दे की रेलेवेंस क्या है। नहीं, सिर्फ जो है आरोप लगा के भाग जाना आम आदमी पार्टी का पुराना तरीका रहा है। ठीक है, इस मामले में बहस को हमें विराम देना पड़ेगा। नहीं आदिल खान साहब, इस पर कई बार आप बात दोहरा चुके और इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी न्यूज।